जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड हो रहा है। इस चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाएगी वो यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और जीवन प्रबंधन से संबंधित जानकारी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी। APLM करके सर्च करेंगे तो भी मिल जाता है। अगर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में करेंगे APLM आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म। एनीवे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तैयारी चाहे आप यूपीएससी की करें जिसके अंदर IAS, IPS, IFS यानी फॉरेन सर्विस और इनकम टैक्स सर्विस, सेंट्रल एक्साइज सर्विस और इसी तरह की 20-25 तरह की नौकरियां होती हैं। अगर आप उनके लिए तैयारी करते हैं किसी की भी, और या फिर आप तैयारी पीसीएस के लिए करें यानी कि जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस है उसकी तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी सबकी एक ही जैसी है। सिलेबस थोड़ा बहुत फ़र्क हो भले, देखिए तरीका एक ही है। सिलेबस पढ़िए और देखिए कि जो जो आपके काम का है वो पढ़ लीजिए। पढ़ने में समय लगे लगाइए। पीसीएस से एसडीएम, डिप्टी एसपी, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स जिसे कॉमर्शियल टैक्स भी कहते हैं वो बनते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं। आरटीओ बनते हैं जो एआरटीओ स्टार्टिंग में होता है। एडीआईओएस बनते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वो बनते हैं। पंचायत राज अधिकारी बनते हैं और उपनिदेशक जिला सूचना बनते हैं, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर एंटरटेनमेंट टैक्स वो बनते हैं। बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ये स्टेट सर्विस की होती हैं। आपको जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे जिसे एमपी में पीएससी कहते हैं, तो उसमें आप एमपी में ही रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अगर आप राजस्थान का देते हैं, आरएएस कहते हैं जिसे, तो आप राजस्थान में ही रहेंगे। यूपी का देते हैं तो यूपी में रहेंगे। इसके लिए कोई वहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है नहीं, ये विज्ञापन में लिखा होता है। सामान्यतः डोमिसाइल होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन दैट स्टेट। उसमें आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आप यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं, प्रिलिमिनरी एग्जाम में ही। तो जब ये पूछा जाएगा तो फिर आप जो है इस बात का उत्तर जब वहाँ देंगे तो आरक्षण क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आप झूठा क्लेम कभी ना करें। दो स्टेट्स में कभी भी दोनों जगह मूल निवासी न बताएं, वरना आगे चल के आप फंसेंगे। मैं स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, नए व्यूअर्स को बता दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात सावधान कर रहा हूँ कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर उसमें लिखा हो कि आपने ये डिग्री प्राप्त कर ली है तो अगर की हो तो ही बताइए, मार्कशीट हाथ में हो तो ही बताइए। केवल रिजल्ट निकल गया है और आपने रिजल्ट देख लिया तो आपकी डिग्री नहीं है। याद रखिए, आईएएस के एग्जाम में, जिसको मैं नॉर्मली आईएएस बोलता हूँ, आप भी जिसे आईएएस कहते हैं, वो एक ही एग्जाम जो होता है यूपीएससी होता है, और उसके अंदर आईएएस, आईपीएस और फॉरेन सर्विस और इनकम टैक्स वगैरह जो मैंने अभी बताया वो सब होते हैं। तो उस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, अपियरिंग कैंडिडेट अगर उनकी एज 1 अगस्त को 21 ईयर्स हो गई है तो अपियरिंग कैंडिडेट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में जो बैठने वाले हैं वो भी एग्जाम भर सकते हैं। लेकिन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में अपियरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते। जब एडवर्टीजमेंट आता है तो एडवर्टीजमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट को उनके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, लास्ट डेट तक। अगर एडवर्टीजमेंट 1 मार्च को आया और 1 अप्रैल लास्ट डेट है तो 1 अप्रैल तक उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उनकी एज 1 जुलाई परीक्षा वर्ष को, जो एग्जामिनेशन ईयर की 1 जुलाई को 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम लिमिट तक के बीच में होनी चाहिए। यूपी पीसीएस में अपियरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते फॉर्म। अगर आप भरते हैं तो आपको गलत डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसमें एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाएगा कि आप निर्धारित योग्यता धारण करते हैं, तो आप अगर लिखेंगे करते हैं तो आप झूठ बोलेंगे। बाय द वे, आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। अपियरिंग कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएट आपका पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो मेंस नहीं दे सकते। मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट था, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था कि उसने ग्रेजुएशन के अपियरिंग वर्ष में प्री एग्ज़ाम दिया और निकल गया, लेकिन यूनिवर्सिटी की किसी गड़बड़ी से वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया तो मेंस नहीं दे पाया। तो तब तक आपको मेंस तक वो डिग्री मिल जानी चाहिए। ये डेफिनेट है, नेचुरली मेंस तो तभी दे पाएंगे आप, ये जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं वो डबल क्वालिफाइंग है। डबल क्वालिफाइंग क्या होता है मैं समझा रहा हूँ।
डबल क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, प्रायः संडे को होते हैं, एक ही दिन में। सुबह होता है एक पेपर, दूसरा शाम को होता है, बीच में कुछ गैप होता है 2-2.5 घंटे जो भी होता है वो लिखा होता है उसमें, इतना गैप होता है। आपका जो सेकंड पेपर है दैट इज क्वालिफाइंग ओनली। सेकंड पेपर जिसको आप एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसको आपको तमाम सारे लोगों ने गलतफहमी भर दी है आपके दिमाग में कि ये रीजनिंग मैथ्स होता है। बिल्कुल नहीं, रीजनिंग मैथ्स नहीं होता। उसके अंदर 7 यूनिट हैं और टोटल उसके अंदर 14-15 टॉपिक हैं जो पूरे आपको पढ़ने होते हैं। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन इत्यादि इत्यादि तमाम इसके अंदर। लॉजिकल रीजनिंग केवल एक है टॉपिक, और मैथ्स तो है नहीं, उसकी जगह बेसिक न्यूमरेसी है। बेसिक न्यूमरेसी का मतलब होता है प्रारंभिक सांख्यिकी, प्रारंभिक अंकीय योग्यता, यानी लाभ हानि परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन, वो भी 10th लेवल के। मैथ्स तो नाम मात्र का है, क्वेश्चन बड़े होते हैं देखने में, जब आप पेपर देखते हैं तो आपको लगता है। याद रखिए, कभी भी सेकंड पेपर में, जो कि आईएएस के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन यूपीएससी में सेकंड पेपर में, यानी आपके 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। 28 क्वेश्चन आज तक कभी भी 2011 के बाद, जब से सीसेट लागू हुआ है, कभी भी रीजनिंग मैथ से नहीं आए हैं। तो आप जिन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं जो केवल रीजनिंग मैथ से आपको पढ़ाते हैं, आप कभी पास नहीं हो सकते। बात बहुत साफ है, कड़वी है, कठोर है, लेकिन सत्य है। इसके अलावा और दूसरा कोई सत्य नहीं है। जब तक आपको पूरी 7 यूनिट्स नहीं पढ़ाई जाएंगी, आप पास नहीं हो सकते। इसलिए 7 यूनिट्स मांगिए। जब आपने फीस दी है सेकंड पेपर की सीसेट की, तो कहिए कि मुझे 7 यूनिट पढ़नी है, पूरी पूरी आप मुझे पढ़ाइए, मैं पास होना हूँ, ये बात की बात है। आपने फीस ली है सीसेट की, आप मुझे पूरा पढ़ाइए। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी में लोग आपको क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, पब्लिक पॉलिसी कोई नहीं पढ़ाता, राइट्स एंड इश्यू कोई नहीं पढ़ाता। आप देखिए, आपको कोई भी सोशल ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं। अगर सोशल ज्योग्राफी ही ह्यूमन ज्योग्राफी है तो ये 2 नाम अलग अलग क्यों हैं? मांगिए कि मुझे सोशल ज्योग्राफी पढ़नी है, आप मुझे सोशल ज्योग्राफी पढ़ाइए। मुझे बुक बताइए कौन सी खरीदूं मैं बुक सोशल ज्योग्राफी की। आप खरीदिए और मांगिए, उनसे पूछिए कि सोशल ज्योग्राफी बुक कौन सी, आपका अधिकार है, आपने फीस दी है। मैं पढ़ाता हूँ शिखर आईएएस अकेडमी में, पूरे 14 यूनिट कंप्लीट, 7 यूनिट फर्स्ट पेपर के, 7 यूनिट सेकंड पेपर के, पूरे के पूरे। पब्लिक पॉलिसी पूछिए, पब्लिक पॉलिसी कौन सी बुक पढ़ूं? पब्लिक पॉलिसी कोई नहीं पढ़ा रहा। अगर नहीं पढ़ा रहे तो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये 1.5 महीने में और 4 महीने में सीसेट नहीं होता है। ये सीसेट की तैयारी पूरे साल भर की है। 15 मंथ कंटिन्यूसली मैं क्लास देता हूँ और लगातार पूरे सब कुछ प्री कम मेंस कम इंटरव्यू पढ़ाता हूँ शिखर आईएएस अकेडमी में, तब जाके स्टूडेंट निकलने लायक होता है। मजाक नहीं है। आईएएस पीसीएस का और आईएएस का ये कॉमन चल रहा है, यहाँ सेम सिलेबस चल रहा है। आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस के अंदर 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी प्री के अंदर सेकंड पेपर में एक्स्ट्रा है। यूपी पीसीएस के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में, यानी सेकंड पेपर में आपको 34 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 34% नंबर, 33% नंबर चाहिए पासिंग के लिए, यानी 34 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये 34 क्वेश्चन गारंटेड है, कभी रीजनिंग मैथ से नहीं आएंगे जो आप पास हो जाएं, कभी नहीं आते। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ से होते हैं, तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा आ गए, आप सोचते हैं इसके बल पे हम पास हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे जब तक आप फुल सिलेबस नहीं करेंगे। यूपी की बोलियां पहले यूपी पीसीएस में हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन पढ़नी पड़ेंगे आपको। अगर नहीं पढ़ेंगे मेंस नहीं कर पाएंगे। यूपी पीसीएस मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है, जीएस का दोनों पेपर। मेंस की अभी मैं बात नहीं कर रहा, प्री की बात कर रहा हूँ। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। रीजनिंग मैथ्स के बल पर पढ़कर कभी भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, केवल रीजनिंग मैथ्स, एप्टीट्यूड ये नहीं है। एप्टीट्यूड अगर देखना है तो फोर्थ पेपर आईएएस का उठाइए, सिलेबस उठाइए फोर्थ पेपर का, उसमें देखिए एप्टीट्यूड के आगे डैश करके क्या लिखा हुआ है। एप्टीट्यूड क्या होता है? वो पूरा एप्टीट्यूड होता है, वो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग मैथ्स नहीं है। ये रीजनिंग मैथ्स बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए एप्टीट्यूड होता है, बैंकिंग, क्लरिकल, बैंकिंग, पीओ और बीएड के लिए, और जो है क्लरिकल के लिए, दरोगा भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए, फलाने के लिए, ढिमाके के लिए, दुनिया भर के लिए, इनके लिए होता है। देखिए, नौकरी सब सम्मानजनक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन छोटी तो छोटी कही जाएगी। एक आईएएस के अंडर में सारे लोग रहते हैं, पीसीएस के अंडर में सब लोग रहते हैं, तो इसलिए ये तो बड़ी नौकरियां हैं। मैं यहाँ बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ, उसी से रिटायर्ड हूँ, उसी की तैयारी कराता हूँ। छोटी नौकरी की तैयारी मैं नहीं कराता। मेरे नाम पर कोई भी अगर ऐसा करा रहा है, या मेरे नाम पर शिखर आईएएस अकेडमी के नाम पर कोई एसएससी, बैंकिंग, फलाना ढिमाका वेबसाइट, फलाना ढिमाका चला रहा, तो इलीगल, अवैध है, बिल्कुल मेरे से उसका कोई संबंध नहीं। मेरी वेबसाइट शिखर आईएएस गाजियाबाद, SHIKHAR IAS GHAZIABAD, शिखर आईएएस गाजियाबाद.com,
ये मैंने खुद बनाई है, इस पर मैं अपलोडिंग करता हूँ, ये वेबसाइट है। बाकी तो तमाम सारे असंख्य चोर और कौन कौन लोग भरे पड़े हैं। आजकल नेट पर चोरी करने का ज़माना है, पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, इसलिए ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस पर आपको अपलोड करता हूँ। दूसरी बात, शिखर आइस गाजियाबाद के नाम से मेरी फेसबुक है, शिखर आइस इन्फो सेंटर के नाम से मेरी फेसबुक है, जिस पर कि मैं आप लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन आपको मार्गदर्शन देता हूं। इसके अतिरिक्त 2 चैनल हैं जो मैंने आपको बताए, एक डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का लाइफ मैनेजमेंट चैनल, जीवन प्रबंधन चैनल, APLM सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा चैनल यही है जिस पे आप देख रहे हैं। मेरे वीडियोस कहीं भी शुल्क लेके नहीं दिखाए जाने चाहिए, फीस लेके, बिल्कुल मुफ्त हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप बिना कोचिंग के कर पाएंगे, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कि अगर आप पूरा सिलेबस करेंगे और पूरा आप पढ़ेंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे, पूरे आप बैक ईयर पेपर खरीदेंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे डेफिनेटली। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ जो तमाम क्वेश्चन नए व्यूअर्स के माइंड में उठते हैं, पुराने व्यूअर्स काफ़ी हद तक जान चुके हैं ये चीज़ें। मैंने डाटा भी इस बात पर उनको, एक बात साफ जान लीजिए, नए व्यूअर्स जो भी हैं, मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पर और एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, दोनों बातें। यहाँ पर अपशब्द नहीं कहेंगे आप, मेरे किसी चैनल पर किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, दूसरे स्टूडेंट पर आप कमेंट नहीं करेंगे, दूसरे व्यूअर पर आप कमेंट नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ आपको रहना है तो मेरे चैनल पर रहिए, न रहना हो तो हज़ारों लाखों चैनल हैं, कहीं भी आप जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तमाम दुनिया भर के असंख्य फेल लोग पढ़ाने में जुटे हुए, जो कभी पास नहीं हुए, जिन्होंने सफलता कभी मुंह नहीं देखा, 1 नंबर से रह गए, केवल बताते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, फिर आप उनके पास जाइए। अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन से आपको पढ़ना है, मार्गदर्शन लेना है, तो पहले मेरे सारे वीडियोस देखिए, 400 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए, आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि आप बिल्कुल गारंटेड है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए आपको मैं बचा रहा हूँ, मेरी कोचिंग में आने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे फीस पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर पढ़िए, मुझसे बिल्कुल निःशुल्क पढ़िए, एकदम टोटली, और निकल सकते हैं आप, बिल्कुल गारंटेड। लेकिन मेरे वाले सब्जेक्ट लेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो करेंगे, तभी तो आप निकल पाएंगे। इसके अतिरिक्त 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत और ऊपर वाली कृपा। अगर आप उसको नहीं मानते, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे चैनल के लायक नहीं हैं। रीज़न ये है कि अगर आप जो है आस्था नहीं रखते ईश्वर में, नास्तिक हैं, तो आप मेरे चैनल के लायक नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ आस्था की बात करूँगा। ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, एक गुरु, वाहे सतनाम, वाहे गुरु, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी में आस्था रखता हूँ और सभी को मैं सम्मान देता हूँ। इसलिए अगर बिल्कुल आप सेकुलर हैं, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम मत करिए, कभी यहाँ पर ऊटपटांग धर्म पर कमेंट मत करिए, कभी जातिवादी मत बनिए। जाति का कोई मतलब ही नहीं है, सभी इंसान हैं, सभी वर्ण जो हैं सभी व्यक्ति हैं, इंसान हैं, इंसानियत का सम्मान करिए। तो आप मेरी वेबसाइट पर रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर रहिए, अन्यथा नहीं। यहाँ का नियम है कि आप दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, जो भी कहना मुझसे कहेंगे। ये सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन है, दिस इज द सर्किल एंड आई एम इन द सेंटर, आई एम इन द फोकस, यू आर ऑन द लोकस। लोकस फोकस की थ्योरी चलती है, यू विल कम्युनिकेट टू मी, यू विल कम्युनिकेट टू मी। अगर आपको किसी दूसरे स्टूडेंट पर कमेंट करना तो उसका नाम लेके मुझे कमेंट करिए और कहिए कि सर इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप डायरेक्टली झगड़िए मत। रीज़न ये होता है कि जब कोई नादानी का प्रश्न करता, मेरा अधिकार है, मैं उसको डांट सकता हूँ, ये अधिकार मैंने लिया हुआ है। जिनको ये अच्छा लगता है वो मेरे चैनल पर रहते हैं, बिल्कुल जो डांट खाकर बुरा नहीं मानते हैं। रीज़न ये, मैं आप लोगों को अपने बच्चों की भांति समझता हूँ, पुत्र पुत्रियों की भांति समझता हूँ, उसी हक से मैं डांट भी देता हूँ। लेकिन आपका अधिकार नहीं है उसको डांटने का दूसरे को। अगर वो गलत प्रश्न कर रहा है तो आप मुझसे कहिए, वैसे ना कहिए, मैं देखता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। मैं एक आध नहीं होते वेरीफाई, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं उनको ओके कर देता हूँ कमेंट्स को, फिर भी वो अपीयर नहीं होते हैं, शायद उन लोगों ने डिलीट कर दिए होते हैं मेरे ख्याल से, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये ध्यान रखिए कि IAS PCS है, मजाक नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। सीधा फार्मूला SBBNR है, S फॉर सिलेबस, B फॉर बुक्स, B फॉर बैक ईयर पेपर, N फॉर नोट्स एंड R फॉर रिवीजन। SBBNR नहीं करेंगे पास नहीं होंगे। अब इसके बाद नंबर जो मिलते हैं, सेकंड पेपर डबल, ये जो प्री एग्जाम डबल क्वालिफाइंग क्यों है, इसलिए डबल क्वालिफाइंग है कि आप पहले तो प्री के सेकंड पेपर को क्वालिफाई करते हैं, उसके नंबर नहीं जुड़ते। अब इसके बाद आता है फर्स्ट पेपर, 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है, PCS में भी और IAS में। PCS की वैकेंसी 200-250 आती हैं, IAS की आपको पता ही है कि 1000, 1100, 1200 जो भी आती हैं, जो भी आए, जितनी भी आए, मैं कुछ नहीं कह सकता कब कितनी आएंगी। कट ऑफ जो है IAS की कम जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 क्वेश्चन गलत होंगे, 1 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। PCS में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ी ऊपर मेरिट जाती है। दूसरी बात, PCS में वैकेंसी बहुत कम आती है तो मेरिट ऊपर चली जाती है, जो इसकी कट ऑफ, सॉरी मेरिट नहीं, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है सबसे कम नंबर जिसके नीचे नहीं होता सिलेक्शन, ये होता है। कट ऑफ जो होती है, जो अंतिम नंबर होते हैं, इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। रीजन ये बिल्कुल एग्जैक्टली भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मान लो 200 नंबर में 100 नंबर पर कट ऑफ आई है,
105 नंबर वाले, अगर मान लो उनको 500 लोग लेने हैं, 105 नंबर जिसके आए, ऐसे लोग 100 हैं, 100 है, ध्यान से सुनिए, 100 लोग ऐसे हैं जिनके 105 नंबर आए, वो क्वालिफाई कर गए प्री। 100 लोग ऐसे हैं जिनके 104 आए, क्वालिफाई कर गए। 100 ऐसे हैं जिनके 103 आए, क्वालिफाई कर गए, 300 हो गए। इसके बाद 100 ऐसे हैं जिनके 102 आए, क्वालिफाई कर गए। अब 100 ऐसे हों जिनके 101 नंबर आए हों, तो फिर 500 निकल गए, कट ऑफ क्या कहलाएगी, 101। अब मान लीजिए 50 लोग ऐसे हैं जिनके 101 नंबर आए, अब उन्हें 50 और चाहिए, लेकिन बाय द वे 100 नंबर आने वाले लोग जो है, 100 नंबर लाने वाले, वो 250 हैं। अब इन 250 में लॉटरी पड़ेगी। इस लॉटरी पड़ने में 50 लोग लिए जाएंगे खाली, और जो है 200 लोग बाहर कर दिए जाएंगे। भाग्य नहीं है तो क्या? आप लोग पूछते हैं कि इसमें भाग्य का कितना बड़ा योगदान है। ये भाग्य नहीं है तो क्या है? ये भाग्य है। प्रोबेबिलिटी इज द फेट और लक, जो भी कह सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर भाग्य होता है। इसलिए हमेशा मेरी बात मानिए, मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, तो आपको भी मैं टॉपर की ओर ले जाता हूँ, और आपसे मैं कहता हूँ तैयारी ऊंची करिए। जो इस भाग्य के फेर में हेलीकॉप्टर से जो नीचे लटकते हुए सनी देओल भागता है, उस तरह न रहें कि अगर लटक मत टपक जाएगा लिखा होता है ट्रक के पीछे, वही मैं कहता हूँ कि लटक मत टपक जाएगा। इसलिए लटको मत, ऊपर उड़ो, हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर उड़ो, उड़ान भरो। क्या मतलब पड़ा हुआ नीचे कितनी कट ऑफ है, कभी मत पूछिए कट ऑफ कितनी है, टॉपर के नंबर पूछा करिए, टॉपर के नंबर कितने हैं। वैसे प्री में कोई टॉपर नहीं होता। अब आगे बता रहा हूँ। प्री एग्जाम में सेकंड पेपर तो हो गया क्वालिफाइंग। अब फर्स्ट के नंबर जितने आए आपको मिल गए 150 नंबर, मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया। इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है, आपके 150 हो 100 हो, अगर कट ऑफ 100 की है, आप 150 लाके कोई तीरंदाजी नहीं करते, आपको कोई पद नहीं मिलता इससे। अब आए मेंस में। प्री एग्जाम के बाद आप लोगों को कितनी बड़ी गलतफहमी है, कितनी महान गलतफहमी है कि आप जो है पहले प्री की तैयारी करते हैं। बच्चों, पहले प्री की तैयारी करोगे तो बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, दिल्ली की उन्हीं फैकल्टी वालों में शामिल हो जाओगे अल्टीमेटली, और कुछ नहीं कि जो हमेशा मेंस लिखते रहे हैं, एक नंबर से रहने का ढोंग करते हैं कि एक नंबर से सर रह गए थे। यही हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं होगा। रीजन ये है कि आपको ये पता ही नहीं है। आप जो व्यूअर्स में से बहुत सारों को, जो लोग साल भर से मुझे देख रहे हैं, उनको तो हो ही गया होगा पता, लेकिन आप लोगों में से बहुत सौ को ये पता ही नहीं है कि कितने दिन बाद मेंस होता है। पीसीएस का मेंस 14 दिन बाद भी हुआ है, 28 दिन बाद भी हुआ है, 27 दिन बाद भी हुआ है, और 1.5 साल बाद भी हुआ है। वो तो रेयर का एग्जाम्पल था। लेकिन फिलहाल अगर प्री एग्जाम पास किया और आईएएस का स्टैंडर्ड टाइम जो 2-2.25 महीने है, उस 2-2.25-2.5 महीने बाद अगर मेंस हो गया, 2 महीने बाद मेंस हो गया, तो क्या करोगे? अभी तो आपको ये तक नहीं पता बहुत से लोगों को मेंस में पेपर कितने होते हैं। आज की डेट में मेंस में पेपर होते हैं 9। 4 जीएस के पेपर हैं, जिन चारों पेपर में पूरा पब्लिक एड भरा पड़ा है, पूरा लोक प्रशासन भरा पड़ा है। आप चाहे जो सब्जेक्ट ले लें, सर पटक के आपको पब्लिक एड पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे किसी प्रकार। इसलिए जब आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं खाली प्री में, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने पैसे ढीले करने जा रहे हैं, उनकी जेबें भरने जा रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए सावधान हो जाइए। अगर किसी चमत्कार से आपने प्री निकाल भी लिया तो मेंस नहीं निकलेंगे। रीजन ये, 2 महीने के अंदर 9 पेपर आप तैयार नहीं कर पाएंगे। जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर, 1 ऑप्शनल 2 पेपर, पीसीएस में 2 ऑप्शनल उसके 4 पेपर। कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले आईएएस की बात करते हैं। जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, 1 हिंदी का पेपर, 1 इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग दोनों, और 1 निबंध का पेपर। ठेंगा इसलिए नहीं दिखाया कि निबंध अगर पढ़ोगे नहीं तो निबंध में ठेंगा है, तो इसलिए हो गए 9 पेपर। इन 9 में 2 क्वालिफाइंग, उनके नंबर नहीं जोड़ेंगे। नंबर आप जोड़ते रहना, मैं मैथमेटिक्स नहीं बता रहा यहाँ, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप लोग पता नहीं क्यों इस चक्कर में रहते हैं कितने नंबर का पेपर होता है, इतने क्या होता है, उतने का ये होता है, इतने का बेमतलब की जोगा। ये केवल दिल्ली की कैलकुलेशन बाजी है, खाली लुटियंस की दिल्ली जो है, तो उस दिल्ली कैलकुलेशन बाजी है, खाली आपको इसमें उलझा देते हैं। असली मुद्दा पढ़ाते ही नहीं जो पढ़ाना चाहिए। कैलकुलेशन मत उलझिए, पढ़िए, केवल पढ़िए, ओनली स्टडी। कैलकुलेशन और स्टैट्स मत उलझिए। ट्रेंड कुछ नहीं होता है इसका कि इस साल इतने क्वेश्चन इसके आए, इस साल इतने, नथिंग, नो ट्रेंड। बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग, सरासर झूठ बोलते हैं, कोई ट्रेंड नहीं होता। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको ठगा जा रहा है, लूटे जा रहे हैं आप लुटियंस के द्वारा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप ये सब ना करके आप पढ़ने मन लगाएं। केवल बिना किसी कोचिंग के पढ़ेंगे, आप पास हो जाएंगे, गारंटेड है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको 2 महीने में आप पास नहीं हो सकते। इसलिए पहले 1.5 साल जम के 9 घंटा रोज आप पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करिए। अरे एक बात मुझे ये बताओ कि ज्योग्राफी में कहाँ पर प्री और मेंस है भाई? आप जब सोचते हैं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं तो क्या मेंस की नहीं कर रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कहीं पे आप रोक देते हैं कि ये प्री की तैयारी है, मेंस की तैयारी। कितने नादान है आप लोग, हद दर्जे के। हिस्ट्री में कहाँ पर प्री और मेंस हो जाता है? इंडियन हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री है, प्री में इंडियन हिस्ट्री है, मेंस में भी इंडियन हिस्ट्री है। अगर आप मेंस में ऑप्शनल लेते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री है,
लेकिन जीएस के अंदर तो इंडियन हिस्ट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ करोगे? 395 आर्टिकल के अलावा कोई मेंस में जाके कोई 598 आर्टिकल आ गए क्या? वही आर्टिकल है, वही पूरा संविधान है, वही राज्य और वही केंद्र के बारे में पढ़ना है, वही सब पढ़ना है। कहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे? आपको ये पता ही नहीं है कि ये प्री मेंस एग्जाम नहीं है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो एग्जाम केवल पूछने का तरीका है, जिसमें कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो प्री हो गया, डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया तो मेंस हो गया, आमने सामने बिठा के अगर पूछ लिया तो इंटरव्यू हो गया, और लंबा सा लिखने को दे दिया तो निबंध हो गया। ये 4 तरीके हैं पूछने के। इसलिए आप इस प्रकार पढ़िए। कई वीडियो का निचोड़ इस वीडियो में है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे बड़े आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्मूथली, जैसे कि गर्म छुरी मक्खन से निकल जाती है पार। आप तो जो है ठंडी बर्फ की छुरी को लेके और जो है कठोर मक्खन को केदारनाथ की घाटी में काटने बैठ गए। आप अगर ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी कि प्री एग्जाम जो होता है वो एप्टीट्यूड है, जो कि रीजनिंग और मैथ्स होता है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात जो आईएएस के क्षेत्रों में गलियारों में फैलाई गई है नहीं हो सकती। दूसरी अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी है ये जो बात फैलाई गई है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर उस पद पर जाने की योग्यता है कि नहीं। इस बात को वो कहाँ से बताएगा जो मेंस तक पास नहीं हुआ? ये आप ध्यान दीजिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मैं किसी की दुनिया में आलोचना नहीं करता। मैं इन लोगों पे इसलिए कहता हूँ आपसे कि आपको ठगते हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आपको जो ठगेगा मेरे लिए दुश्मन है वो, बिल्कुल। इसलिए मैं इनसे नाराज होकर कहता हूँ मुझे क्या पड़ी हुई है, करें। मैं ये तो कह नहीं रहा कि वहाँ छोड़ के मेरे यहाँ पढ़ने लगो। और आप लोगों से बता दीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग छोड़ के मेरे यहाँ पढ़ने लगे। एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए आप, ओनली सिंगल एग्जाम्पल कि सर मैं फलानी कोचिंग में पढ़ रहा था, साल भर से आपकी वीडियो देख के मैं वहाँ छोड़ के यहाँ आ गया। आपकी आस्था तो वहीं है ना, तो आप वहीं पढ़ रहे हैं। मैंने तो कहा नहीं एक बार भी आपको यहाँ आने के लिए, आप पढ़ तो वहीं रहे ना। इसलिए मैं कहता हूँ अपना हक मांगिए, पूरा सिलेबस मांगिए उनसे कि मैं पूरा सिलेबस कराइए, तब फीस आपकी जस्टिफाइड होगी। गलत कर रहे हैं वो लोग, आपको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। कंज्यूमर फोरम में जाइए कि आपको पूरी फीस देने के बावजूद भी आपको पूरा जो है सिलेबस नहीं कराया गया। मैं कराता हूँ पूरा सिलेबस, मेरा बच्चा पूरे सिलेबस करके जाता है यहाँ से। सेलेक्ट होना ना होना उसके भाग्य में है, उसकी मेहनत पर है और उस पर है। इतने सारे सिलेक्शन हैं, अखबारों में रिजल्ट भरे पड़े हैं, दुनिया भर के रिजल्ट अखबारों में आते हैं। यूँ ही नहीं है मेरे यहाँ, अखबारों में रिजल्ट आते हैं। एनीवे, अब आप जो है मेंस जब करने बैठते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए, पूरी तैयारी 9 घंटा रोज बिना किसी छुट्टी के। मैंने होली में भी लोगों को बराबर मैटर दिया है, 2 दिन ऑफ करना पड़ता है होली का, लेकिन 2 दिन का मैटर लोगों के पास है। बृहस्पतिवार को जब तक वो दिखाएंगे नहीं मैटर क्लास में तो घुसने नहीं दूंगा तब तक। इसीलिए केवल कि होली का मतलब ये नहीं आप आईएएस एस्पिरेंट है, काहे की होली काहे की दिवाली। इसलिए आप लोगों में जो 2-2.5 लोगों ने मुझे बराबर दुनिया भर की उसमें ग्रुप में शामिल करके, आपने तो धड़ से एक बटन दबाया, व्हाट्सएप डाल चला गया, ऐसे लोगों को मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया 6 लोगों को जिन्होंने अपने हाथ से लिखा है, जिन्होंने टाइप करके लिखा है, मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनको मैंने जवाब दिया। बाकी मैंने जवाब दिया। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डील करते हैं व्हाट्सएप, छुट्टियों में तो वो नहीं थे, मैंने उठा के मास डिलीट कर दिया सारा। धन्यवाद जरूर दे दिया आप लोगों को। जनरल जैसे आपने कहा, एक जमींदार था, जब कोई बुलाता था उसको तो वो अपनी खड़ाऊं भेज देता था, चप्पलें जूते भेज देता था कि जाके वो उसका नौकर जाता था और भोजन में जाके जूते रख देता था। जब उस जमींदार के यहाँ शादी हुई लड़की की तो सारे क्रांति आ चुकी थी, भारत आज़ाद हो चुका था, लोग जो है थोड़े अवेयर हो चुके थे। जब उसके यहाँ लड़की की शादी हुई, पूरे गांव ने अपने जूते भेज दिए। प्रश्न उठता, आप जो सलूक करेंगे वही आपको मिलेगा। आपने मुझे अगर सबके बीच में शामिल कर लिया है और आपने धड़ाधड़ वही पीडीएफ और वही सारे रंग बिरंगे वही लाल गुलाल सबके साथ मुझे भेज दिया। नो, आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। मैं कभी भी भीड़ का पार्ट नहीं रहा हूँ, भीड़ से ऊपर रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर, भीड़ से ऊपर रहा हूँ। आपने मुझे भीड़ में शामिल कर लिया, मैं तो नहीं जवाब देता ऐसे। जिन्होंने मुझे दिल से लिखा है उनको मैंने दिल से जवाब दिया, चाहे अपने हाथ से टाइप करके थैंक्स लिखा हो। मैं हमेशा थैंक्स एंड एंजॉय लिखता हूँ, ये कोई मास नहीं हो सकता। जब 3000 मैसेज आपके सामने पड़े हों तो उसमें ये नहीं हो सकता मैं सबको ये बात लिखूं। कुछ लोगों को मैंने लिखा है, कुछ लोग बहुत अजीज हैं मुझे, जो दिल से लिखते हैं मुझे, वो मुझे बुक्स भेजते हैं, बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं। एक बच्चा मुझे नाना जी कहता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो आजकल बुक भेजे जा रहा है धड़ाधड़, तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये एक ऐसा संबंध है हमारा आपका, निभाओ तो निभेगा, निभाना सीखो। इसलिए तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। इसलिए आप लुटियंस की दिल्ली में जो लुट रहे हैं, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, तो सावधान हो जाइए। ये आलोचना किसी की इसलिए नहीं कि इससे मुझे कोई लाभ हो रहा है। मैं तो चैलेंज देख कहता हूँ कि अगर मुझे कोई लाभ हुआ, लोग बेकार परेशान हैं, मेरे कहने से कोई लाभ नहीं हो रहा मुझे, वो बेकार परेशान है कि शायद मेरा क्लाइंट कट के इनके पास चला जाएगा। मेरे पास तो जगह ही नहीं है,
मेरे तो कोचिंग चल ही रही है, दो चार सीटें खाली रहती हैं, ईश्वर कृपा है, आते रहते हैं लोग। 30-40 लोग पढ़ाता हूँ कुल मिला के। दिल्ली की तरह ये तो है नहीं, भेड़ बकरी की तरह भर देते हैं किचन में और ड्राइंग रूम में और सब में, भर के ठूस के स्पीकर लगा दिए, चारों तरफ पढ़ाया जा रहा है। ये सब ड्रामेबाजी यहाँ नहीं होती। फुल्ली एयर कंडीशन क्लास है, फुल बैकअप है, पूरा जनरेटर लगा हुआ है, सारे एयर कंडीशनर चलते हैं और सब कुछ, पूरे स्टूडेंट्स को कोई असुविधा नहीं हो सकती। हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास के, आप देख सकते हैं। दैट दोज आर नॉट फॉर पब्लिसिटी, केवल ये बताने के लिए कि आई एम ह्यूमैनिटेरियन पर्सन। ये नहीं है कि आपको जो पैसे तो ऐंठ लूँ और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं लूँ, ये नहीं करता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा सिलेबस करिए। अब इसके बाद जीएस के चारों पेपर देखिए, आप देखेंगे पूरा एनालिसिस है मेरा, मैंने पिछले वीडियो डाले हुए, इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि मेरा परिचय है, उस परिचय के अंदर लिंक है 15, उन वीडियोस को तो देख लो। महानुभाव महाराज, दया निधान, कृपा निधान, पहले वो वीडियो तो देख लो, उसमें ऑप्शन सब्जेक्ट की मार्गदर्शन दिया गया है। अब भी आप नहीं तो सर मैं तो जूलॉजी लूंगा, मुझे तो पॉलिटिकल साइंस पसंद है, मुझे तो साइकोलॉजी पसंद है। भैया जाओ साइकोलॉजी जाओ, पॉलिटिकल साइंस जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे क्या करना है? कोई मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो मेरे यहाँ पैसे कट के आ जा रहे हैं, कट आ जा रहा है डॉक्टर का कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड वहां से करा लेना। पब्लिक एड लेने से कोई पब्लिक एड का कोई मुखिया बैठा है जो मुझे पैसे टन टन भेज रहा है, मुझे भेज रहा है कोई? अरे तुम्हारे हित में कह रहा हूँ, नहीं मानना मत मानो। याद रखिए, आई एम नॉट हियर फॉर आर्ग्यूमेंट, आपसे मैं आर्ग्यू करने के लिए नहीं हूँ। अभी आपकी हैसियत इतनी नहीं और कभी भी नहीं होगी कि आप मुझसे आर्ग्यू कर ले। आप IAS हो जाइए, हो जाया करें, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है। हो गए बहुत सारे स्टूडेंट, आर्ग्यू नहीं कर सकते मुझसे आज भी। टीचर हूँ, टीचर ही रहूँगा। बाप हमेशा बाप रहेगा, बेटा नहीं बन जाएगा कि बेटा IAS हो गया तो बाप जो है बेटा बन जाए वो नहीं होगा। आप आर्ग्यू करने के लिए नहीं है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आर्ग्यू करने के लिए नहीं। मैं ये अधिकार नहीं देता आपको। इस चैनल पर वही रहते हैं जो उतना ही अधिकार लेते हैं जितना मैं देता हूँ। जैसे डिसिप्लिन चैनल, 25,000 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, ये किसी ऐसे वैसे के बस की बात नहीं है कि 25,000 लोग डिसिप्लिन में रहते हैं मेरे चैनल पर पूरी तरह। तो इसलिए उस डिसिप्लिन को मानने वाले ही इस चैनल पर रहते हैं। बाकी लोग तो इमीडिएटली ब्लॉक होते हैं। 13 लोग ब्लॉक हैं आज तक, 13 ओनली। अगर 15-16 लाख लोग व्यूज हो चुके हैं और अगर 14-15 ब्लॉक है तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। ये वो लोग हैं जो गाली गलौज लिखते हैं, फालतू की बकवास लिखते हैं। ठीक है, लिखा करो, ठीक है, अपना मुंह गंदा करते हैं। कुछ लोगों को विष्ठा खाने की आदत होती है। सड़क पे एक जानवर घूमता है, इस्लाम में उसको बड़ा अपवित्र जानवर मानते हैं। वो क्या खाता है? विष्ठा खाता है। तो आप देख सकते हैं गंदगी खाता है। कुछ लोगों की आदत होती है गंदगी खाने की, अच्छी चीज़ों में हजम नहीं होती। ये लोग वो हैं जो नीचे अंगूठा करते, देखना आप इस वीडियो में 3-4 नीचे अंगूठे तो मिल ही जाएंगे। तो ये वो लोग हैं विष्ठा खाने वाले, इनको विष्ठा पसंद है। तो वो चीज़, अगर विष्ठा का मीनिंग ना मालूम हो तो मैं क्या बताऊँ, ढूंढ लेना। तो ये वो लोग हैं। एनीवे, मेंस जो है PCS का 2 सब्जेक्ट हैं। मैं पब्लिक एड सोशलॉजी सजेस्ट करता हूं, बाकी इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, आपकी जो मर्जी आप लीजिए। पब्लिक एड सोशलॉजी लेंगे आपको सब कुछ मिलेगा जीएस के अंदर, आपका भला होगा, कल्याण होगा, ज़्यादा अच्छा है। जब आपको नया ही पढ़ना है तो वाई नॉट दिस। अच्छा, दूसरी बात, इनके 2-2 पेपर होंगे। जीएस के 2 ही पेपर है PCS में आज की डेट में, फिलहाल 2017 के मार्च में जो वीडियो बन रहा है। और इसके अलावा एक हिंदी का पेपर, इंग्लिश है नहीं PCS में। आप बड़े खुश हो गए, इंग्लिश तो है नहीं, है ना, लगता है तीर मार लिया बहुत बड़ा। अरे भैया, इंग्लिश है प्री में, जब प्री नहीं पास करोगे तो मेंस कहाँ से होगा? प्री के अंदर जनरल इंग्लिश है तो वो पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं है। इंग्लिश नहीं पढ़ो कैसे काम चलेगा? नो डाउट ये देश का दुर्भाग्य है कि पूरे देश को चलाने वाली एक भाषा जो है वो अंग्रेजी है, बट मैं अंग्रेजी से कोई द्वेष नहीं करता। आई टीच इन माई क्लास फ्लुएंटली इन 2 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। एक सेंटेंस हिंदी में, तुरंत एक इंग्लिश में, तुरंत एक हिंदी में, फिर इंग्लिश में, रिपीटिशन इमीडिएटली। इतनी कंफर्टेबली क्लास चलता है, 16 साल हो गए। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना इफेक्टिव वे में और इतने अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड हिंदी में, टेक्स्ट बुक वाली हिंदी और इंग्लिश एक साथ, और सारे स्टूडेंट एक साथ लिखते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिखते हैं। तमाम कोचिंग वाले आते हैं देखने के लिए, कोई नहीं बचा होगा। दिल्ली की जगह कितनी कोचिंग वाले हमारे यहाँ आके बन के आगे देख के, मेरा ये सर लड़का है करना चाहता तैयारी फलाना, मैं पहचानता हूँ उनको कि उनके फोटो वोटो पता चले हैं, मैंने नेट वेट से देखे हैं तो मुझे पता चला है। मैं किसी का नहीं जाता, किसी कोचिंग में नहीं गया मैं आज तक, मुझे क्या जरूरत जाने की। ईश्वर कृपा, मैं यूनिक हूँ तो मैं यूनिक हूँ। वो कौन सा सफल व्यक्ति चला रहा है कोचिंग? कोई कभी भी कोई देखा है आपने कि सफल व्यक्ति चला रहा हो? तो इसलिए इनसे मैं क्या सीखूंगा? इन्हें मुझसे सीखना होता है और ये सीख पाते नहीं है। रीज़न ये, यहाँ आते हैं तो यहाँ जो वीडियो चलता है, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ वीडियो में, इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन इनके पास होती नहीं जब नहीं होती है तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा जब मैं बताता हूँ मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ये इनके बस का नहीं है बाइलिंगुअल पढ़ाना।
इक्वल अथॉरिटी के साथ में हिंदी इंग्लिश में एक साथ पढ़ा रहा, बहुत मुश्किल है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जर्मन और फ्रेंच का ट्रांसलेटर रहा हूँ, और जब रिसर्च पेपर की एनालिसिस होती थी, फॉरेन से एग्जामिनर आते थे, तो मैं दुभाषिया बन के खड़ा होता था, जर्मन और फ्रेंच और इंग्लिश को एक साथ करके, और हमेशा करता रहा हूँ। 5 साल मैंने ये काम किया। मैंने बहुत पहले सीखा हुआ, डिप्लोमा लिया हुआ था, डिग्री ली हुई थी, बीए भी किया मैंने जर्मन से, तो मुझे तो आदत रही है। अंग्रेज़ी तो बहुत आसान चीज़ है, बट स्टिल मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं। उसके ऊपर फिर कभी बताऊंगा कि हिंदी के दुश्मन हिंदी वाले खुद हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आज मैंने आपका जो मार्गदर्शन किया है इस वीडियो में, वो एक बार कंसोलिडेट करके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसको वीडियो को ध्यान रखिए और इसी के अनुसार आचरण करिए। लास्ट बात यह है कि आप बिना कोचिंग के निकल सकते हैं। अगर आप बिना कोचिंग के निकल सकते हैं तो ही आप आईएएस बनने लायक हैं। अगर आपको 4-5 कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो आपके अंदर फिर वो मेधा नहीं है, वो इंटेलेक्ट नहीं है। केवल एक बात है, क्योंकि आप उन कोचिंग में जा रहे हैं जहां पर कोई कभी निकला नहीं पढ़ाने वाला, तो फिर किस बात की मेधा, आपकी मेधा डेवलप कहां से होगी, ये सोच लीजिए। खाली सिंपल सी एक बात है। मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं 28 साल की एज में 1981 में पीसीएस में बैठा था, मजबूरी में, मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे चूंकि और कोई नौकरी ठीक से नहीं मिल रही थी तो मुझे बैठना पड़ा। नौकरी तो करनी थी, बाल बच्चे हैं तो पालन पोषण करना पड़ेगा, सो दैट आई हैड टू अपीयर। और पहली बार में मैं निकल गया। आईएएस की मेरी उम्र नहीं थी। बहुत से लोग हैं आईएएस नहीं निकले, अरे हैं क्या, तुम निकल के दिखा लो, पीसीएस भी निकल लो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं तमाम, उन्हें एक मौका मिलता है, आईएएस नहीं निकाले, ना निकाले तो क्या हुआ, कोई मैं बैठा थोड़ी कि जो बैठा हो पास नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट होती थी आईएएस की, सो दैट आई अपीयर्ड इन पीसीएस। 3 साल में रिजल्ट आता था, तीनों पीसीएस एक के बाद एक दे दिए, 81, 82, 83, तीनों में सिलेक्शन है। इस बीच एमपी पीसीएस भी दिया, उसमें भी सिलेक्शन है। चारों पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन है। मेरे बारे में पूरा वीडियो है, यहाँ पर बताऊंगा नहीं ज़्यादा। इसके बाद आईएएस रैंक से रिटायर होना ही था नेचुरली। 15 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 7 सब्जेक्ट में पीजी हूँ, रिसर्च वर्क है, पीएचडी हूँ, रिसर्च पेपर पब्लिश है देश विदेश की मैगजीनों, अखबारों में, सब में, न्यूज़पेपर में, फेसबुक पर देख लीजिए, एल्बम में जाइए, सारे मेरे आर्टिकल छपे हुए हैं, जितने अवेलेबल हैं। 500 से ज़्यादा छप चुके हैं, लेकिन अवेलेबल जितने भी हैं उनको स्कैन करके डाल दिया गया। वो सारे आर्टिकल छपे हुए हैं। 100 से ज़्यादा किताबें लिख रखी हैं, अब नहीं लिखता। आपको किताबें बेचने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बेचता यहाँ पर, नथिंग। आपको निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर हूँ, और ईश्वर कृपा रही तो वही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बुद्धि में आ जाओ। क्यों निर्बुद्धि लोगों के पल्ले पड़े हुए हो, अपनी बुद्धि को नष्ट क्यों कर रहे हो। अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, बुद्धि अपनी प्रयोग करो, बहुत है इसके अंदर, काफ़ी है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर भी यही है जो मेरे अंदर है, उसी परब्रह्म ने वही दिया है, जो तुम्हें दिया वही मुझे दिया है। कोई फर्क नहीं, मैं निकल सकता हूँ, तुम भी निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये बेमतलब के झूठे लोगों और मक्कार लोगों के चक्कर में ना आके आप पढ़िए, मन लगा के आप कर सकते हैं, यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।